हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसा टॉपिक जो 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस है। इनफैक्ट 12th क्लास के पूरी फिजिक्स का एक तरीके से आप कह सकते हैं बेस है। एक ऐसा टॉपिक जो इस चैप्टर में तो यूज होगा ही होगा, आगे आने वाले लगभग सभी चैप्टर्स में कम से कम 1 से 2 बार इसका यूज होगा। एक आध टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ मतलब एक आध चैप्टर ऐसे हैं जहाँ इसका यूज सीधे-सीधे नहीं है। अदरवाइज हर जगह इसका यूज कहीं न कहीं ये वर्ड आपको मिल ही जाएगा हर चैप्टर में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऐसे टॉपिक की जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको कल इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, उससे मैंने आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में क्वेश्चंस भी दोनों के बेस पर कराया था। आज की क्लास से अब आपका स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कम से कम अगले 10 से 12 दिन की क्लास में चलेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ढेर सारे फॉर्मूले हैं, ढेर सारे मेंस के क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे नीट के क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे बोर्ड में एडवांस के क्वेश्चंस हैं, मतलब क्लास जेई के एडवांस में क्वेश्चन है, और बोर्ड में कम से कम 2 या 3 डेरिवेशन इस टॉपिक से आमतौर पे आते ही हैं कुल मिलाकर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। अब फील्ड यानी क्षेत्र माने आप क्या समझते हैं? फील्ड यानी क्षेत्र मतलब क्या है? जगह, रीजन, जगह। और वैद्युत माने इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस से। ठीक, तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा मतलब है कि एक चार्ज है और उस चार्ज के आसपास एक रीजन है। जैसे सपोज करिए कि फ्री स्पेस में, हवा में, यहाँ पे एक चार्ज है किसी तरीके से फिक्स किया हुआ। अब इस चार्ज के आसपास क्या है? जगह है, रीजन है। तो यहाँ से लेके यूनिवर्स के किसी कोने तक हर जगह की जगह अवेलेबल है, लेकिन इस चार्ज के आसपास एक ऐसा रीजन होगा जिसमें इस चार्ज की वजह से किसी और चार्ज के ऊपर क्या लगता हो? फोर्स लगता हो। वो रीजन कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ठीक ऐसे है जैसे आपके पास एक मैग्नेट है, आपने मैग्नेट यहाँ रखा। अब अगर मैग्नेट सपोज करिए कि यहाँ रखा हुआ है और एक कोई आयरन का पार्टिकल है बहुत दूर रखा हुआ है, तो इस मैग्नेट की वजह से उस आयरन पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे हम उस आयरन पार्टिकल को नजदीक लाते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह के बाद ये उसके ऊपर इतना फोर्स लगाने लगता है कि पार्टिकल अपनी तरफ क्या कर सके? अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, अट्रैक्ट कर सके बेसिकली। होता है ऐसा। तो वो जगह या वो क्षेत्र जहां इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से किसी चार्ज के आसपास का वह रीजन जिसमें उसका इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि चार्ज है कैपिटल क्यू, ये फिक्स्ड है, अपनी जगह पे क्या है? फिक्स्ड है। अब इसके आसपास एक ऐसा रीजन जिसमें इसका फोर्स, जिसमें इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस फोर्स को, उस रीजन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रीजन 3 डायमेंशनल है, फुटबॉल के शेप का रहेगा। कैसा रहेगा? फुटबॉल के शेप का रहेगा, 3 डायमेंशनल रहेगा। तो ऐसे समझिए, मतलब इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? रीजन अराउंड एनी चार्ज, रीजन अराउंड एनी चार्ज in which electric force can be experienced, electric force can be experienced
बाई अनदर चार्ज ड्यू टू इट। ठीक, रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाई अनदर चार्ज ड्यू टू इट इज कॉल्ड electric field of that charge is called electric field of that charge। ठीक, जैसे ये कैपिटल क्यू के आसपास एक रीजन है जिसके बाहर अगर मान लो कोई चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0। टेस्ट चार्ज का मतलब जो चार्ज टेस्ट करेगा कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं जिस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इस रीजन के बाहर है, यानी यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है Q0 फ्री है उससे। लेकिन जैसे जैसे हम Q0 को नजदीक करेंगे और इस रीजन, इस रेड वाली बाउंड्री के अंदर करेंगे, इस कैपिटल चार्ज की वजह से यहाँ पे एक फोर्स लगने लगेगा, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो ये रीजन जिसमें फोर्स लग रहा है उस रीजन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ये ठीक ऐसे है जैसे मान लीजिए कि किसी खूंटी से या किसी रस्सी से, किसी चैन से आपने कुत्ता बांधा हुआ है, खूंखार कुत्ता या शेर बांधा हुआ है। हालांकि शेर बांधनी मत बांधिएगा, वो रिस्की है। पर अगर मान लीजिए आपने बांधा है, एक कुत्ता बांधा है, तो एक पर्टिकुलर रीजन जहां तक उसकी रस्सी जा रही है और वो अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके अपने मुंह तक पहुंचा पा रहा है, उतने में वो आपको काट सकता है। उतने में आपको क्या कर सकता है? काट सकता है। यानी कुत्ते की जो खूंटी है जिसके अबाउट वो बंधा हुआ है, उसके आसपास एक पर्टिकुलर रीजन में वो आपको चोट पहुंचा सकता है, काट सकता है। तो हम उस पर्टिकुलर रीजन को कहेंगे उस कुत्ते का डॉग फील्ड, है ना? कुत्ता क्षेत्र, कुत्तीय क्षेत्र, कुत्तई क्षेत्र, है ना? कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता ही करेगा। उसकी प्रॉपर्टी है काटना, काट सकता है। ठीक, लेकिन इसी तरीके से जैसे उसका एक पर्टिकुलर रीजन है, वैसे ही इस चार्ज का भी एक पर्टिकुलर रीजन है जिसमें इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दैट रीजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्षेत्र। क्लियर हो गया? डेफिनेशन ये रही इंग्लिश में। अगर हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे? किसी वैद्युत आवेश के आसपास वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के कारण स्थिर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? अब ये चीज समझ में आ गई, इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, यानी भौतिक अर्थ क्या है या भौतिक सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। इस बात का भौतिक रूप से क्या मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज है कहीं रखा हुआ है, कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं रखा हुआ है, तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने आसपास एक माहौल क्रिएट करता है, जिस माहौल में, जिस रीजन में उसका एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जैसे भौतिक मतलब ये हुआ कि भाई जो चार्ज है वो अपने आसपास के रीजन को, क्षेत्र को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज मॉडिफाइज द रीजन अराउंड इट, एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आसपास के रीजन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि उसको अपने रूप के, अपने हिसाब से ढाल रहा है। ऐसे ढाल रहा है कि बेटा अगर कोई भी इस क्षेत्र में आ गया तो मैं उसको क्या करूंगा? या तो खींचूंगा या तो पुश करूंगा। मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना? परिवर्तित कर रहा है। दूसरा चीज की ध्यान रखना है कि जैसे कुत्ता जरूरी कि हमेशा काटता ही घूमे, काटता ही रहे, कच 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 कच, ऐसा नहीं।
तो वो काट सकता है। कब काटेगा? जब कोई उसके रीजन में आएगा तब काटेगा। सिमिलरली ये चार्ज अगर यहाँ प्रेजेंट है तो इसके आसपास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स लगने के लिए टेस्ट चार्ज का होना क्या है? कंपलसरी है, यानी बिना टेस्ट चार्ज के भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट even in absence of टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज भले ही उपस्थित ना हो लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, यानी वो खत्म नहीं होता। क्लियर है? बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए कि ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं। इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी, यहाँ एक पॉइंट है सी, यहाँ 3 पॉइंट है। 3 के तीनों पॉइंट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में है कि नहीं है? तीनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है। अब जब तीनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हैं तो क्या तीनों जगह टेस्ट चार्ज को रखने पर फोर्स सेम लगेगा कि अलग अलग लगेगा? तो आपको पता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहले Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के, है ना? तो भाई एक चार्ज तो Q है, दूसरा चार्ज Q नॉट है, यानी ये वाली चीज पर तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, वो तो फिक्स है। लेकिन अगर हम Q नॉट को A पॉइंट पर रखेंगे तो दूरी ज्यादा होगी, अगर हम Q नॉट को B पॉइंट पर रखेंगे तो दूरी कम होगी, अगर हम Q नॉट को C पॉइंट पर रखेंगे तो दूरी और कम होगी। और हम जानते हैं कि अगर दूरी कम होती है तो फोर्स बढ़ता है। इसका बेसिक मतलब यह है कि अगर हम चार्ज के आसपास नजदीक जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर हम चार्ज से दूर जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ठीक है? फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी वो डिपेंड कर रहा है कि पॉइंट नजदीक है या दूर है। ठीक? क्लियर है? अब इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर टेस्ट चार्ज लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, तो हम टेस्ट चार्ज की हेल्प से हमेशा कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, बता देंगे कि कहाँ का ज्यादा है कहाँ कम है। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि टेस्ट चार्ज हमेशा हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल दे, जैसे एक जंगल होता है, मान लीजिए जंगल है, उसमें कुछ या कई सारे शेर हैं, तो क्या जंगल के हर हिस्से में शेर का खतरा उतना ही रहेगा? ऑब्वियसली नहीं, है ना? आउटर जगहों पे कम रहेगा क्योंकि आमतौर पे शेर वहां नहीं आते हैं। जंगल के अंदर एक कोर रीजन होता है, कोर क्षेत्र बोलते हैं उसे, और उस कोर रीजन में जहां वो रहते हैं वो रीजन आपका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। सबसे ज्यादा खतरा वहां होगा जहां वो आपके सबसे ज्यादा क्या हो, नजदीक हो, कोर रीजन में हो। ठीक ऐसे भले ही ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, भले ही ये पूरा जंगल है, लेकिन इस जंगल में भी बाउंड्रीज पर उतना खतरा नहीं है जितना नजदीक जाने पे। ठीक? पर ये खतरा हम हमेशा अपने आप को सिर से कटवा के थोड़ी फील कराएंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए इस जगह इस फोर्स को हमेशा Q0 रहे ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो इससे बचने के लिए एक डेफिनेशन और बनाई गई जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपका अगला हेडिंग हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको देख लीजिए, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। हो गया? तब आपका नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे?
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी माने इंटेंस, कितना इंटेंस है। जैसे मैंने आपको कुत्ते का एग्जांपल लिया था, एकदम आप कुत्ता बैठा हुआ है, आप उसके एकदम पैर मुंह के पास पहुंच गए तो आराम से बैठ के चीर फाड़ के खा सकता है, काट सकता है, यानी वहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हर कुत्ता कुत्ता ही नहीं करता है। जरूरी नहीं है कि आपका कुत्ता वफादार निकले, कभी कभी वफादार भी कुत्ता निकल जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका हर कुत्ता वफादार निकले, कभी कभी वफादार भी कुत्ता निकल जाते हैं। तो भाई ये जो जगह है, इस जगह में आपका जो फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक हिस्सा होगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर्पस से ही डिफाइन की जाती है कि आपको ये बात समझ में आए कि चार्ज के हम कितने नजदीक या चार्ज से हम कितने दूर हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए टेस्ट चार्ज भी हमेशा लेके घूमना पड़ेगा, और हमारे लिए ये बात हमेशा सही नहीं होगा कि हम टेस्ट चार्ज लेके घूमें। क्यों? क्योंकि एक चार्ज और दूसरे चार्ज का सिस्टम जब बनाएंगे तो ये चार्ज के प्रेजेंस में ये वाला चार्ज या तो रिपेल होगा या तो अट्रैक्ट होगा, तो या तो उसकी नजदीक चला जाएगा या तो उससे दूर चला जाएगा, हमेशा वहीं होल्ड करके रखने में एनर्जी लगेगी। तो हम इस चीज से बचने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर लिए हैं, ताकि हमें टेस्ट चार्ज की बार बार जरूरत ही ना पड़े। तो कैसे डिफाइन किया गया है ये देख लीजिए, और मैं जो लिखवा रहा हूं डेफिनेशन याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट is defined as is defined as the electric force experienced by a unit positive test charge placed at that point in electric field। यानी अगर हिंदी में कहें तो कैसे क्या कहेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए, किसी बिंदु के लिए, तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से सुनिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, किस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एकांक धनात्मक परीक्षण यानी टेस्ट आवेश, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल के बराबर होता है। यानी कि किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट, सपोज करो पॉइंट है P, ये तो आपका टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे Q पॉइंट, ये मेन है, यही आपका मेन है। अब मान लीजिए कोई जनरल पॉइंट है P, ठीक, जनरल पॉइंट है P, तो उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, या ऐसे लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट चार्ज, कौन से पॉइंट चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे, डिवाइडेड बाई Q नॉट। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर। तो भाई Q यूनिट पर F फोर्स लग रहा था, तो एक यूनिट पर कितना लगेगा,
एफ बाई क्यू नॉट। जैसे 2 कूलम पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 1 कूलम पे कितना लगेगा, तो 10/2 क्यू नॉट पर एफ फोर्स लग रहा है तो 1 यूनिट पर कितना लगेगा, एफ बाई क्यू नॉट। ये जो पॉइंट है, ये जो चीज है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर ध्यान रखना है कि अगर क्यू नॉट जो है वो बहुत एक्टिव हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, स्ट्रांग हुआ, अगर टेस्ट चार्ज क्या है, स्ट्रांग है, तो टेस्ट चार्ज अगर स्ट्रांग है तो वो इस क्यू के प्रेजेंस को भी तो अल्टर कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे कुत्ता तैयार है काट खाने को, पर मालिक ही आ गया तो उसको थोड़ी काट लेगा, है कि नहीं, आमतौर पर ऐसा होता है। तो क्यों, क्योंकि जो आया है वो अगर बहुत स्ट्रांग है तो वो इसको भी तो डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए आमतौर पे आपको जब देखेंगे एनसीईआरटी में तो ऐसे मिलेगा, एक लिमिट लगा हुआ है कि क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ बाई क्यू नॉट। इससे क्या होगा कि क्यू नॉट इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो इसको डिस्टर्ब ना कर सके। इट इज प्रैक्टिकली सो स्मॉल दैट इट डज नॉट चेंज द इफेक्ट्स ऑफ कैपिटल क्यू। क्लियर हुआ? अब ये जो क्यू नॉट है, इस क्यू नॉट को कहते हैं टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इसकी एक वजह है, मैं बता रहा हूँ कि क्यों चार्ज को पॉजिटिव लिया गया, टेस्ट चार्ज को कैसा लिया गया, पॉजिटिव क्यों लिया गया। इसकी वजह है कि भाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिपेल होगा इसकी वजह से, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। निगेटिव टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट होता। अगर हम डायरेक्शन को फाइनल नहीं करते, अगर हम टेस्ट चार्ज का नेचर फाइनल नहीं करते, तो हमें बार बार ये बताना पड़ता कि टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा है। मैंने आपको शुरू में ही कहा, 11th की फिजिक्स की पहली लेक्चर जो है उसमें मैं आपको समझाया हूँ कि फिजिक्स या साइंस जो है साइंटिफिक अप्रोच पर चलने वाले सब्जेक्ट्स हैं। इलॉजिकली आप कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, फेम कमा रहे हैं, नाम का, वो अलग चीज है। पर साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट साइंस और फिजिक्स। तो भैया ये जो अप्रोच है, उस हर चीज में अप्रोच आएगी। और अप्रोच क्या है कि अगर हम ये डिफाइन नहीं करते कि प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो हम इलॉजिकली रैंडमली कुछ भी करते रहते हैं। अब जब ये पक्का कर दिए कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही रहेगा, तो इससे ये फायदा है कि हमको कभी भी ये सोचना ही नहीं है कि ये टेस्ट चार्ज का नेचर क्या है। हाँ, टेस्ट चार्ज का नेचर निगेटिव हो सकता है, तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां से आप पाएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज तो स्केलर है, पर इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज वेक्टर। टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू वेक्टर। ठीक, अब यहां से या यहां से या यहां से तीनों एक ही बात बताना है। ये स्केलर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है, और ये डेफिनेशन है इस सेंस में कि क्यू नॉट इज सो स्मॉल दैट इट डज नॉट अफेक्ट द प्रेजेंस और द इफेक्ट्स ऑफ कैपिटल क्यू, दैट इज सोर्स चार्ज। कैपिटल क्यू क्या है आपका, सोर्स है। चार्ज भी हो सकता है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, भाई जरूरी नहीं कि एक ही चार्ज हो, चार्ज का पूरा वितरण भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में? तो डेफिनेशन, फॉर्मूला, 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 कोई भी एक लिख सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं। इसको लिख दीजिए वेक्टर फॉर्म, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन। पर तीनों में से कोई भी लिख के आएंगे, नंबर मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। अब इस फॉर्मूले से आपको क्या क्या निकालना आना चाहिए। सबसे पहली चीज जो है वो है यूनिट, एसआई यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलॉम,
तो यूनिट क्या बना, न्यूटन पर कूलॉम, यानी न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन कूलॉम इनवर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब देखिए न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एफ एम बराबर होता है, एफ बराबर एम में होता है, तो एफ बराबर एम में एम फॉर केजी और ए का मतलब एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलॉम यानी कि चार्ज है, और क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड। तो हमारा डेफिनेशन हो गया केजी मीटर पर सेकंड क्यूब और नीचे से गया ए इनवर्स, तो केजी मीटर सेकंड पर -3 और ए पर -1। तो यहां से एक चीज और निकल गई, क्या भाई साहब, डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बराबर फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय चार्ज, टेस्ट चार्ज का डायमेंशन। ठीक, फोर्स का डायमेंशन हमें पता है ml -2 t -2 होता है, ml t -2, और चार्ज का क्या होता है at। तो हमारा डायमेंशन क्या बना, ml t -3 a -1। ठीक, क्लियर हुआ? और ध्यान रखना है कि क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए कैसी क्वांटिटी भाई, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इतना नोट कर लीजिए पहले। हो गया सबका, हो गया, या स्क्रीनशॉट ही ले लिए, हो गया? तो डेफिनेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट, डायमेंशन, स्केलर है या वेक्टर। मैं आपको बार बार कह रहा था, जब मैं शुरू में पढ़ा था 12th की पहली लेक्चर, तो मैंने कहा था जब भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, डेफिनेशन, उसका कोई फिजिकल मीनिंग है तो फिजिकल मीनिंग बता दिया ऑलरेडी। सेकंड, थर्ड फॉर्म है फॉर्मूला, चौथा है एसआई यूनिट, पांचवा है डायमेंशन, और नेक्स्ट अगर स्केलर है तो स्केलर, वेक्टर है तो वेक्टर। ठीक, हो गया, डन। अब आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमें क्या मिलता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या मिलता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। मैं YouTube पर फेमस होने के लिए कुछ नहीं करूंगा, फेमस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, तो आप खुद ही मुझे फेमस करेंगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं छोड़ता हूँ। देखिए एफ का फॉर्मूला क्या आया, एफ इक्वल्स टू या ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, वेक्टर फॉर्म में। तो भैया एफ वेक्टर का मतलब हो गया क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर, मिल गया। इसका दो तीन मतलब निकलेगा। पहला कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें जो चार्ज रखा जाएगा, एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आमतौर पे इसी को हम लोग और क्या भी बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वो पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी का मतलब जो अभी पीछे बताए हैं वो। ठीक है, तो पहली बात तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर हो गया? अब ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो फोर्स है वो चार्ज के भी प्रोपोर्शनल है, यानी हैवी चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, और हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ज्यादा फोर्स लगेगा। पहला दो पॉइंट हो गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि ए पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी एक धनात्मक आवेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लगेगा, जबकि वाइल नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में सिर्फ इतना अभी हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग एक नया डेरिवेशन देखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं वो क्या है। ठीक, देखिए नेक्स्ट पहला डेफिनेशन आ रहा, पहला डेरिवेशन आ रहा आपके सिलेबस का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज माने बिंदु आवेश, बिंदु आवेश माने ऐसा आवेश, ऐसा चार्ज जिसका कोई डायमेंशन नहीं है ना? डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमित कीजिए, डिराइवेशन करिए। ठीक, तो सवाल कैसे है, ये आपका हेडिंग हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट सोर्स लेते हैं, सोर्स चार्ज लेते हैं कैपिटल क्यू, जो कहाँ है? तो हम मान के चल रहे हैं कि ओरिजिन पर है। कहाँ ले रहे हैं? वाई कोऑर्डिनेट, वाई डैश, एक्स डैश, एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, थ्री डायमेंशनल ना। हम ले रहे हैं फुल चार्ज को कहाँ? ओरिजिन पे। हम एक चार्ज ले रहे हैं क्यू, जो कहाँ ले रहे हैं? ओरिजिन पर। ठीक, तो लिखेंगे कैसे? लेट अस टेक
ए पॉइंट चार्ज। जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं इस टॉपिक के लिए, वो बच्चे हिंदी मीडियम में जो हैं वो अभी थोड़ी देर बाद जब ये वीडियो खत्म होगी वो YouTube शॉर्ट के माध्यम से आपको हिंदी मीडियम का डिराइवेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 10 से 15 सेकंड में रहेगा। समझा मैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों में दे रहा हूँ। लिखने वाला आइडिया आपको YouTube शॉर्ट वीडियो से मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल से कंप्लीट नोट्स आप उठा सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। टेक्निकल पॉइंट्स लिखिएगा खाली। लेट अस टेक ए पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एट ओरिजिन O। ठीक हो गया, पॉइंट चार्ज ले लिए। हमें क्या करना है, लेटस आगे वो लिखोगे कि वी हैव टू फाइंड, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। एक कोई पॉइंट है P जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, निकालना है। अब पॉइंट है तो पॉइंट 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी हो सकता है। जब कहीं भी हो सकता है तो हम क्या करेंगे, उसका कोऑर्डिनेट्स देंगे, और अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं देंगे तो उसका पोजीशन वेक्टर देंगे, यानी स्थिति सदिश देंगे। तो पॉइंट P whose position vector is given by, whose position vector is R वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर, पॉइंट P का। तो सपोज करिए कि यहाँ है एक पॉइंट P, इस पॉइंट P का ओरिजिन से जो पोजीशन है वो है पोजीशन वेक्टर R। ठीक, इसके लिए करेंगे क्या, तो अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो पहले एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लीजिए। तो फॉर दिस let us consider a unit positive test charge at point P। ठीक है, एक पॉइंट P पर हमने क्या लिया, टेस्ट चार्ज लिया, और वो टेस्ट चार्ज का नाम भी रख देते हैं Q नॉट। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट कहाँ ले रहे हैं, एट पॉइंट P। तो भैया इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज लिए Q नॉट। हो गया, डन। यहां तक की बात क्लियर है। ये आपका यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट, ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का। टेस्ट चार्ज ले लिया, और हम जानते हैं कि एक चार्ज है Q और एक चार्ज है Q नॉट, उनके बीच का फोर्स लगेगा। तो लिखेंगे फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q नॉट इज गिवन बाई, ठीक, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट कैपिटल Q बाई, यहां से यहां तक जो वेक्टर है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आपको पता है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए एरो हटा देते हैं। तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। ये सब कुछ कहाँ रखा है, ये सब कुछ कहाँ रखा है, वैक्यूम में। ये सब कुछ कहाँ रखा है, वैक्यूम में। क्यों, क्योंकि कोई मीडियम डिफाइंड नहीं है, और फिजिक्स में अगर मीडियम डिफाइंड नहीं है इसका बेसिक मतलब या तो एयर लिया जाएगा या वैक्यूम लिया जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना ये वैक्यूम में ये फोर्स हो गया, अगर सब कुछ वैक्यूम में है तो। क्यों, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी, वैद्युतशीलता। ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया।
अब डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या था डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इसमें ये फॉर्मूला आ गया 1/Q0, Q0 कट गया तो 1/4πε0, Q0 कैंसिल, कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर, कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब आइए थोड़ा डायरेक्शन देख लेते हैं, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। यहाँ आइए, टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में था टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा। और कैपिटल Q भी कैसा है, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स जो लगाएगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण लगाएगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द टेस्ट, टुवर्ड्स द चार्ज या अवे फ्रॉम द चार्ज। तो रिपल्सन तो दूर होता है ना, यानी कैपिटल Q इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक, और ये टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है अगर पॉजिटिव है तो वो फोर्स की डायरेक्शन अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी। ठीक, क्लियर हुआ। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाई 1/4πε0 सोर्स चार्ज कैपिटल Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो भैया आर स्क्वायर, और डायरेक्शन ये जो डायरेक्शन है वो आर के आर वेक्टर का ही तो डायरेक्शन है। किसी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आर कैप, किसी वेक्टर का डायरेक्शन यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आर कैप, जहां आर कैप क्या है, वेयर आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along vector r, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। 11th में ही पढ़ाया गया है। अगर हम ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q बाई आर क्यूब। तो सब फॉर्मूले का मतलब ही बदल गया। ऐसा इसलिए कि एक हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए पूरा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करते हैं, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर। क्यों, क्योंकि कोई भी वेक्टर में दो चीज आती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बराबर हो गया आर वेक्टर बाई आर। अगर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो हम आर कैप की जगह ये चीज रख सकते हैं, आर वेक्टर बाई आर, और वो आर यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक, तो इन तीनों में से, सॉरी इन दोनों में से आपको कोई भी फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। जनरली हम लोग बात इसी वाले फॉर्मूलों की कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब 2 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना लिख के खाली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा है तो न्यूमेरिकल में यही सारी चीजें मानी जाएंगी। क्लियर है, ये एक डेरिवेशन है जो आपका पहला डिराइवेशन है क्लास 12th की फिजिक्स का, इसको नोट कर लीजिए। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, यानी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हो गया भाई, हो गया भैया, डन, कोई दिक्कत। चलिए,
तो हमारा फॉर्मूला आ गया। अब कुछ नोट्स पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। कुछ क्या देखेंगे? नोट्स देखेंगे। कुछ क्या देखेंगे? एक 1000 के नोट्स देखेंगे। सर नहीं, 1000 का नोट्स देख के क्या फायदा है? 500 का नोट देखेंगे क्योंकि वही चल रहा है। 2000 वाला भी मार्केट से गायब है। तो भाई नोट्स क्या है समझिएगा थोड़ा सा। नोट्स पॉइंट में पहला पॉइंट आप ये लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से देख के लग रहा है, ई वेक्टर इज 1/4πε0 q by r स्क्वायर एक जगह है, और ई वेक्टर ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट यहाँ है। यहाँ जो फोर्स है, चार्ज है नीचे है, यहाँ जो चार्ज है वो ऊपर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस क्यू पर डिपेंड कर रही है कि इस क्यू पर, पहला बात। दूसरा कि चार्ज के प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका जवाब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू नॉट पर डिपेंड नहीं कर रही बल्कि कैपिटल क्यू पे कर रही। क्यों? क्योंकि ये तो रेट हो गया ना, एक यूनिट का मतलब क्या हो गया? रेट हो गया, और रेट क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज independent of टेस्ट चार्ज। ये सब बच्चे भूल जाते हैं, ये सब यहां मिलेगा आपको एक साथ, पहला पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज inversely proportional to square of distance from the source charge। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? और ऐसी चीज का ठीक हो गया, डन। अब एक पॉइंट कहीं और देख लीजिए, क्या कि ये जो टेस्ट चार्ज है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, लेकिन जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है दूर, और निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आएगा। तो लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज away from positive charge and it is towards the negative charge। ठीक, ये 4 पॉइंट्स आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं, नोट करके। अब एक चीज देखिए कि अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि ग्राफ बनाइए इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के दूरी के बीच का, क्या बनाइए? ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी के बीच का क्या बनाइए? ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे देख लीजिए ध्यान से, खट से। ये है आर और ये है ई। ठीक, क्लियर हो गया? अगर चार्ज चार्ज का सब कुछ सेम है तो ई की वैल्यू खाली आर पर डिपेंड कर रही है, और आर की वैल्यू बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और आर की वैल्यू घटने पर ई की वैल्यू बढ़ेगी। और ई का फॉर्मूला जो आया है वो आया है 1/4πε0
सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर हम सोर्स चार्ज के बहुत नजदीक रखते हैं यानी आर की वैल्यू लगभग 0 रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आएगा वो इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ टच कर दिए तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे आएंगे आप बिना टच किए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे घटते जाएंगे और फिर ऐसे घटते जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है वो ऐसे चलेगा। ठीक है, ना इधर टच करेगा, ना इधर टच करेगा, ना उधर टच करेगा। क्यों? इधर कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी? इन्फिनिटी पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगा? जब आर की वैल्यू 0 होगी। और किसी भी दो चीज के बीच की जो दूरी है कैन बी नेवर 0। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ग्राफ ड्रा कर लीजिए। ग्राफ आपके कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस करते हैं आज की क्लास में, फिर कल से इसको और अच्छे से मजबूत करेंगे। ट्वेल्थ की फिजिक्स बाबू ऐसा पढ़ना है कि कॉम्पिटिटिव भी निकले और बोर्ड भी निकले, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट और थियरी पढ़, सिर्फ कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स पढ़ के आपका कल्याण ट्वेल्थ में नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1, ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम experience a force of 200 millinewton at any point. Find the electric field at that point. Find the electric field at that point. एकदम बेसिक सवाल, एकदम बेसिक सवाल, एकदम बेसिक्स, एकदम जिसको कह सकते हैं जीरो वाला सवाल, 0 नंबर मिलना चाहिए। चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 200 मिली न्यूटन एट एनी पॉइंट। एक पॉइंट पर रखने पर किसी चार्ज को उस पर जो फोर्स लगता है वो 200 मिली न्यूटन लगता है। फोर्स लग किस पर रहा है? चार्ज पे। तो फोर्स जिस चार्ज पे लगता है उसे क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। कितना है? 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 इंटू 10⁻⁶ कूलम। कितना फोर्स लग रहा है? 200 मिली न्यूटन, यानी 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। खत्म। तो 200 इंटू 10⁻³ बाई 5 इंटू 10⁻⁶, 5 से काटे 5 चौक 20, 40 हो गया, इंटू 10⁻³ और नीचे से ऊपर गया +6, तो -3 + 6 यानी +3, जिसे हम लिख सकते हैं या तो 40 किलो न्यूटन पर कूलम, पर ऐसा ना लिख के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 0 को हटा देंगे, 4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक, क्लियर है? एक क्वेश्चन हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। in a region electric field is E vector equals to -200 न्यूटन पर कूलम I कैप। ठीक, -200 न्यूटन पर कूलम I कैप। फाइंड द मैग्नीट्यूड and
डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये सवाल आपका है 2 नंबर लायक, वैसे है 1 ही नंबर लायक पर कॉन्सेप्चुअल है। देखिए, एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -200 न्यूटन पर कूलम आई कैप है। आई कैप मतलब क्या है? डायरेक्शन दिखा रहा है। आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को दिखाता है और उसके साथ माइनस लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे अपना बना लेते हैं, तो यहाँ ओरिजिन होता है, यहाँ पॉजिटिव एक्स, यहाँ निगेटिव एक्स, और यहाँ वाई, पॉजिटिव वाई और यहाँ निगेटिव वाई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ है भाई? है तो इस तरफ, लेकिन वैल्यू है 200 न्यूटन पर कूलम, निगेटिव एक्स की तरफ। ठीक, तो आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में -200 न्यूटन पर कूलम, लेकिन आई कैप के डायरेक्शन में निगेटिवली। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कौन सी चीज कह रहा है? इलेक्ट्रॉन। वर्ड पकड़िए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? टेस्ट चार्ज है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोर्स उसी पे निकालना है। जिस पर बल निकलेगा वही टेस्ट चार्ज है, और उसकी वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसके चार्ज की। पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है तो माइनस लगेगा। हो गया। पूछा है फोर्स, तो फोर्स वेक्टर बराबर, फोर्स बराबर होता है टेस्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी माइनस प्लस हो गया। ठीक, और 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 200, सो इट विल बी 16 दूनी 32 और 2 जीरो, एक के बाद दशमलव, तो 320.0 गुणे 10 के पावर -19 न्यूटन, जिसे लिख सकते हैं 3.20, जीरो भी लगा लो, गुणे 10 के पावर 1 2 3, सॉरी 1 2, लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो पॉजिटिव पावर होगा, तो 10 पावर +2 और -19 यानी -17 न्यूटन। ठीक, अब देखिए, यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, गुणा हो रहा है, तो फाइनल रिजल्ट में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। फाइनल आंसर में एक ही क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो वैसे तो आंसर आपका यही रहेगा। ठीक, पर इफ वी कंसीडर, मैं आपको यहीं से आपका दिमाग दौड़ाना शुरू कर रहा हूं। इफ वी कंसीडर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ध्यान रखिएगा, बोर्ड का आंसर यही रहेगा। ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड का आंसर यही रहेगा, बोर्ड का आंसर यही रहेगा, खत्म हो गया। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव की तरफ जाएं और कहें सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखते हुए, यानी सार्थक अंक को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखिए, तो बताइए कि क्या आप लिख पाएंगे? तब एफ की वैल्यू होगी, यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो फाइनल आंसर शुड कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन द नंबर्स। यहाँ एक ही है, तो फाइनल आंसर में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो 2 को राउंड ऑफ कर देंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर -17 न्यूटन। ठीक, पर बोर्ड में आप यही लिख के आएंगे, ये मत लिख देना, बोर्ड वाले कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, डन, क्लियर है? चलिए, अभी तो ये मैग्नीट्यूड आया, पूछा है डायरेक्शन, तो देख के बताओ भैया। ये 200 आई कैप था ना, तो यहाँ भी आई कैप लगाओ, यहाँ भी आई कैप लगाओ, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ना, तो फोर्स इज टुवर्ड्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश। ठीक है, डन।
अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आपको करके आना है, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point at distance 10 centimeter from a charge of 15 माइक्रोकूलम। 15 माइक्रोकूलम चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, SW है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।